दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर। तो राजस्थान पुलिस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महिला एवं बाल अपराध से जुड़े लगातार हम प्रश्न और लगातार थ्योरी से संबंधित अच्छे अच्छे टॉपिक्स पॉइंट्स को वीडियो ऐड कर रहे हैं। तो आप जल्द ही अपने इस तैयारी के मुकाम में इस अपने पथ पर सफल हो, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा से जितने भी प्रश्न बनते हैं कि इसके कारण क्या है, इसके दुष्परिणाम कौन से हैं, इसके लिए भारतीय कानून में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रावधान है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम देखते हैं कि दहेज है क्या। तो आपको परिभाषा नजर आ रही होगी स्क्रीन पर कि दहेज वह धन या संपत्ति होती है। दहेज वह धन या संपत्ति होती है जो विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में वर पक्ष को दी जाती है। अगर यहाँ पर वधु पक्ष और वर पक्ष के द्वारा दी जाने वाली सामग्री के अंतर्गत आपको कंफ्यूजन होता है तो ये ध्यान रखना यहाँ पर कि वधु पक्ष द्वारा विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में वर पक्ष को दी जाती है वो दहेज वह धन या संपत्ति है। इस कुप्रथा ने लड़कियों के विवाह को एक दुष्कर कार्य बना दिया गया। इस कुप्रथा में जो वधु होती है उसके परिवार वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक खर्चे वाली या बहुत ही ज़्यादा मतलब असहन करने वाली, गरीब परिवार के अंतर्गत लड़कियों के विवाह करना एक मतलब बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ा संकट सा बन गया। आगे देखोगे प्राचीन समय में वधु का पिता कन्या के साथ कन्यादान के रूप में कुछ धन वर को देता था जो स्वेच्छा से अथा स्नेह के रूप में प्रदान किया जाता था। उसमें किसी तरह की अनिवार्यता नहीं होती थी और धीरे धीरे इस प्रथा ने विकृत रूप धारण कर लिया जिसे दहेज नाम दिया गया। इसमें वधु के पिता को आवश्यक रूप से धन व अन्य सामान वर को प्रदान करना पड़ता है। कई बार वर या वर पक्ष द्वारा विवाह मंडप में ही वधु पक्ष से अनावश्यक धन या महंगी वस्तुओं की मांग कर ली जाती है जो वधु पक्ष को आर्थिक कठिनाइयों में तो डाल देती है। कई बार तो वधु पक्ष को वर पक्ष की ऐसी अनावश्यक मांग को पूरा करने हेतु अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ जाती है तथा कई बार इस शर्त को पूरा किए बिना विवाह नहीं होता। वर्तमान में इस प्रथा ने विकराल रूप धारण कर रखा है हमारे समाज में। तो अब ये प्रथा है, इसके कारण क्या क्या है दहेज प्रथा के कारण। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसमें दहेज प्रथा के कारण में पहला कारण है गरीबी। तो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वधु पक्ष से दहेज की मांग करता है, गरीबी के कारण भी वो मांग करता है। फिर उत्तराधिकार नियम देखो कि 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून से पूर्व हमारे देश में उत्तराधिकार केवल पुरुषों को प्राप्त होता था, अतः महिलाओं को पुरुषों पर आश्रित रहना होता था। इससे पुरुषों में विवाह के समय वधु पक्ष से धन प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। उनको उत्तराधिकार का नियम भी इसमें कारण है। फिर अगला कारण है कि अशिक्षा भी दहेज प्रथा का कारण है। तो अशिक्षा भी दहेज प्रथा का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब जैसे जैसे महिला शिक्षा में बढ़ोतरी हो रही है दहेज प्रथा कम भी होने लगी है, लेकिन एक अशिक्षा या असाक्षरता कहे तो दहेज प्रथा का प्रमुख कारण है। अगला कारण महत्वपूर्ण है कि सामाजिक प्रतिष्ठा। लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण कि उसको इतना दहेज मिला, इसको इतना मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, तो इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण भी लोग वधु पक्ष से अनावश्यक दहेज की मांग करते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सक्षम ना होना भी दहेज प्रथा का एक कारण है। अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं तो एक दहेज प्रथा का कारण है ये भी। इस कुप्रथा को रोकने के लिए बच्चों का शिक्षित होना। मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए माफ चाहता हूँ। इसमें देखो कि इस कुप्रथा की रोकथाम के लिए बच्चों का शिक्षित होना अति आवश्यक हो जाता है। अगर आप बच्चों को एजुकेटेड नहीं करोगे तो उसकी उनको जानकारी होगी नहीं, इसके दुष्परिणाम नहीं जान पाएंगे, इससे संबंधित जो कानून है, जो संविधान में प्रावधान है उनको नहीं जान पाएंगे। इसलिए
इस प्रथा की रोकथाम के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। समाज में इस प्रथा के विरुद्ध जागरूकता पैदा की जानी चाहिए तथा जो व्यक्ति दहेज मांगे उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। दहेज प्रथा की रोकथाम हेतु 1961 में दहेज निरोधक कानून पारित किया गया। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है बहुत ही अच्छा कि दहेज दहेज निरोधक कानून कब बनाया गया, पारित किया गया? तो 1961 में दहेज निरोधक कानून पारित किया गया, लेकिन इस प्रथा को रोकने में ये प्रभावी नहीं हो सका। जो ये प्रथा थी इसको रोकने में ये कानून प्रभावी तो नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न बनता है कि दहेज निरोधक कानून कब पारित किया गया? तो 1961 में हो गया ये। फिर के दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या है? कारण हमने देख लिए कि क्या क्या कारण है, गरीबी है, अशिक्षा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, उत्तराधिकार है। फिर अब इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो अब एक व्यक्ति दहेज देने के बाद क्या क्या समस्याओं से जूझता है, या दहेज न देने के कारण एक महिला किन किन समस्याओं से जूझती है, वो इसके दुष्परिणाम में आ जाएगा। तो दुष्परिणामों में देख सकते हैं ऋणग्रस्तता। तो दहेज प्रथा गरीब परिवारों के लिए ऋणग्रस्तता का कारण बनती है। गरीब माँ बाप को अपनी लाडली कन्या का विवाह करने के लिए धन जुटाना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके आर्थिक साधन सीमित होते हैं। उन्हें अति मजबूरन इस कार्य के लिए ऋण लेना पड़ता है, जिसको चुकता कर पाना उनके लिए कठिन कार्य होता है। कई बार इस कार्य के लिए उन्हें अपनी जमीन, जायदाद, आभूषण आदि भी बेचने पड़ जाते हैं। तो ये ऋणग्रस्तता दहेज दुष्परिणाम हो गया। फिर है कि महिलाओं पर अत्याचार। जो महिलाएं अपने साथ दहेज के रूप में काफी धन व अन्य सामान नहीं ला पाती हैं, उन्हें ससुराल में पति है, सास है, अन्य परिवारजनों हैं, उनकी प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वे इससे तंग आकर आत्महत्या तक कर लेती हैं। तो कभी ससुराल वालों को द्वारा जलाकर या अन्य प्रकार से उन्हें मार भी दिया जाता है। अतः दहेज प्रथा के कारण कन्या का जीवन नर्क बनता जा रहा है। ये भी कन्या महिलाओं पर अत्याचार, ये भी दहेज प्रथा का दुष्परिणाम है। फिर है समाज में भ्रूण हत्या व कन्यावध को प्रोत्साहन। दहेज प्रथा के कारण लड़कियां माँ बाप पर बोझ बन जाती है, अतः समाज लड़कियों को हिकारत की दृष्टि से देखता है। लड़कियों को जन्म पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती, बल्कि समाज के कई वर्गों में तो पैदा होने से पूर्व भी उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है, या पैदा होते ही मार दिया जाता है कि बड़ी होने पर इसको शादी विवाह में दहेज वगैरह का खर्चा होगा। फिर अगला दुष्परिणाम है इसमें कि बेमेल विवाह। दहेज प्रथा का अगला दुष्परिणाम है बेमेल विवाह। निर्धन परिवारों की लड़कियों को दहेज की व्यवस्था करने में अक्षम होने के कारण कई बार बेमेल विवाह, जैसे शारीरिक रूप से कोई अक्षम है या कोई अधिक उम्र का व्यक्ति है, उसके साथ भी शादी करनी पड़ जाती है। तो नेक्स्ट देखो, दहेज प्रथा का दुष्परिणाम है कि पारिवारिक विघटन। क्या है? पारिवारिक विघटन। परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, आत्महत्याएं होती हैं। ये दहेज प्रथा के दुष्परिणाम हो गए। इसमें ऋणग्रस्तता हो जाती है, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, पारिवारिक विघटन हो जाता है, आत्महत्याएं हो जाती हैं। आगे की दहेज प्रथा के परिणाम देख लिए, दुष्परिणाम देख लिए, कारण देख लिए हमने। तो दहेज प्रथा रोकने के उपाय भी तो कुछ कर रखे होंगे सरकार ने, इसके लिए कुछ कानून नियम बना रखे होंगे, उनको देखते हैं रोकने के क्या क्या उपाय किए गए। दहेज निरोधक अधिनियम या दहेज निरोधक कानून 1961 में पारित किया गया। दहेज प्रथा को समाप्त करने का उद्देश्य से सन 1961 में इस कानून को पारित किया गया। ये अधिनियम 20 मई 1961 से लागू हो चुका था। 1984 में इसमें संशोधन हुआ तथा 1986 में इसे पुनः संशोधित किया गया, ताकि ये कानून अधिक शक्तिशाली बन पाए। अब इस कानून के तहत न्यायालय अपने ज्ञान के आधार पर या किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था की शिकायत पर कार्रवाई कर सकता है दहेज प्रथा के खिलाफ। इन अपराधों की जांच ठीक प्रकार से करने के लिए इसे गैर जमानती अपराध भी बना दिया गया है, कि इसमें किसी भी प्रकार की जमानत का कोई प्रावधान नहीं, अगर वो दहेज प्रथा के तहत अपराधी पाया जाता है तो। आगे इस अधिनियम में दहेज लेने या देने वाले व्यक्ति या दहेज लेने या देने हेतु प्रेरित करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष का कारावास, कम से कम 5 वर्ष का कारावास या न्यूनतम 15,000 रुपये या दहेज की रकम जो भी अधिक हो, या तो 15,000 रुपये, अगर इससे भी अधिक दहेज की रकम है तो वो जुर्माने के रूप में आर्थिक दंड या दोनों सजाएं न्यायालय द्वारा दी जा सकती हैं। कम से कम 5 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 15,000 रुपये कम से कम, और अगर इससे ज्यादा दहेज की रकम है तो वो भी आर्थिक दंड, या तो ये आर्थिक दंड या 5 वर्ष का कारावास अलग अलग एक एक भी दिया जा सकता है, या दोनों साथ में भी दिए जा सकते हैं, जो न्यायालय को उचित लगे। अब दहेज लेने के लिए जो प्रेरित करेगा या दहेज देने के लिए जो प्रेरित करेगा वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं।
भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी में एक नया अनुच्छेद 304 भी जोड़ा गया है। क्या किया गया है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड में एक नया अनुच्छेद 304 भी जोड़ा गया है, जिसके अनुसार यदि लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई हो तो इसमें पति या उसके परिवार वालों को प्रमाण देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है कि उसकी दहेज हत्या नहीं हुई है। उनको प्रमाण देना होगा, प्रूफ देना होगा पति और उसके परिवार वालों को कि इसकी मृत्यु का कारण दहेज नहीं है। तथा यदि वे दहेज हत्या के दोषी हैं तो यह अधिनियम उन्हें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान भी करता है। ये अधिनियम में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। दहेज निषेध हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। आगे देखो कि दहेज के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से निपटाने के लिए दहेज विरोधी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है। आईपीसी की धारा 498A आईपीसी की धारा 498A भी पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 498A की भी पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर दोषियों को 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करती है। नेक्स्ट देखो कि संसद ने 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा जिसमें दहेज की भी मांग शामिल है। 2005 में संसद पार्लियामेंट ने महिलाओं का घरेलू हिंसा जिसमें दहेज भी शामिल है से संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 है ये, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, पारित किया गया 2005 में संसद द्वारा। तो इस कानून के तहत क्या है कि इस अधिनियम में महिलाओं की घरेलू हिंसा के विरुद्ध दीवानी न्याय सिविल रिमेडी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत न्यायालय को पीड़ित महिला को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने व दोषी पक्षकार को उसे मौद्रिक प्रतितोष प्रदान करने का आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट देखो, दहेज प्रथा को रोकने के लिए कि राज्य सरकार ने महिला उत्पीड़न व दहेज प्रकरणों की जल्दी सुनवाई करने हेतु वर्ष 2013 में अपर जिला न्यायालय स्तर के 5 विशिष्ट न्यायालय अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं जोधपुर में सृजित किए गए हैं। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं जोधपुर में सृजित किए क्या अपर जिला न्यायालय 2013 में महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों की जल्दी से जल्दी सुनवाई करने के लिए। अगला दहेज प्रथा को रोकने के लिए उपाय है कि शिक्षा का विस्तार। शिक्षा किसी भी कार्य के लिए बहुत जरूरी है, तो दहेज प्रथा के रोकने के लिए भी यहाँ पर शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है आदि कुप्रथाएं समाप्त होती जाएगी। जब लड़कियां भी शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी होने लगी हैं, अतः शिक्षित परिवारों में दहेज की पूर्व जैसी अनिवार्यता कम होने लगी है। अगला पॉइंट है कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। जैसे जैसे समाज में अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाएगा वैसे ही ये कुप्रथा कम होती जाएगी। तो दोस्तों ये था दहेज प्रथा पर हमारा फुल डिटेल वीडियो। कैसा लगा आपको जरूर बताना। इसमें हमने दहेज प्रथा की परिभाषा, इसके कारण, इसके दुष्परिणाम और इसको रोकने के लिए जो कानून में प्रावधान है वो और अन्य प्रावधान उपाय जो भी दहेज प्रथा को रोकने के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने अध्ययन किया। इसमें अब दहेज प्रथा से संबंधित आपके कोई अन्य प्रश्न बनेगा नहीं इस वीडियो से बाहर। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों। यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले प्रत्येक अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।